back. We are come back with part second of chapter life process, class 10th. So guys, I am Imam Jani. Welcomes you all to your own channel Biology Circle. So guys, previous video में हमने लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट दैट इज डाइजेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. अब अपन लाइफ प्रोसेस की सेकंड वीडियो दैट इज मीन सेकंड पार्ट रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को इस वीडियो में वन शॉट में पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे. तो गाइस लेट्स स्टार्ट. तो गाइस सबसे पहले आता है रेस्पिरेशन. मींस डाइजेशन के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में अपन अपना मेन कंसेप्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, मींस स्टार्ट तो अपन प्लांट से करते हैं. मीन मेनली रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स, एरोबिक, एनाएरोबिक, द डिफरेंस बिटवीन देम. उसके बाद प्लांट्स में अपन रेस्पिरेशन देखते हैं, फिर डिफरेंट एनिमल्स में उनका स्ट्रक्चर देखते हैं. उसके बाद अपन आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तो इसमें अपन थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे. मेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपन रेस्पिरेशन में आज स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद बेसिक कंसेप्ट दैट इज एरोबिक, एनाएरोबिक, और ये सब अपन उसके बाद देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन टॉपिक विद ह्यूमन रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन, और आई कैन राइट ह्यूमन रेस्पिरेशन, और आई कैन राइट ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन. सो गाइस ह्यूमन रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं अपन. सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपन लिखते चलेंगे. ह्यूमन रेस्पिरेशन मींस एयर का अपनी बॉडी में ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट. इसे हम ह्यूमन रेस्पिरेशन और सिंपली रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, और वी कैन से रेस्पिरेशन की डिफाइन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और वेरियस प्रोडक्ट्स इनटू फुल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ठीक है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं बुकलेट की लैंग्वेज में. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑल ऑफ यू नो, नोज से स्टार्ट करते हैं अपन ह्यूमन रेस्पिरेशन. नोज से स्टार्ट करते हैं. अब ह्यूमन रेस्पिरेशन, सांस का अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना. मैकेनिज्म पे बाद में आते हैं. अपन स्टार्ट करते हैं पहले नॉर्मली. तो सबसे पहले एयर अपने बॉडी में एंटर होती है नोज से. एयर अपने बॉडी में एंटर होती है नोज से. नोज, आई राइट इट हियर, नोज. और नोज अगर अपन नहीं कह सकते तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में अपन कहते हैं नेसल कैविटी, और वी कैन राइट नेसल कैविटी, और वी कैन राइट नेसल कैविटी. बात एक ही है, सिंपली स्टैंडर्ड का अपन वर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड यूज कर रहे हैं. नेसल कैविटी में एंटर हुई. अब लेट्स से नोज. ठीक है, नोज से जब अपनी एयर एंटर हुई तो नोज के अंदर क्या है? हेयर्स प्रेजेंट है. हेयर्स प्रेजेंट है, कभी देखना हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो हेयर्स का काम क्या होता है? हेयर्स का काम होता है ये जो एयर अपन ब्रीथ इन कर रहे हैं ना, इस एयर को फिल्टर कर देना, इस एयर को पूरी अच्छे से फिल्टर कर देना. ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है फिल्टर, जिसका काम होता है फिल्ट्रेशन, और वी कैन राइट फिल्टर ऑफ एयर, फिल्टर ऑफ एयर. हेयर्स का काम ये होता है. अब नेसल कैविटी, सिंपली बस याद है, हेयर्स का काम हो गया. नेसल कैविटी और नोज. उसके बाद एयर जाएगी फेरिंग्स में, स्ट्रक्चर व्हिच विल डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो इन टॉपिक डाइजेशन आल्सो, दैट इज फेरिंग्स. सो नोज से एयर आई फेरिंग्स में, नोज से एयर आई फेरिंग्स में. अब फेरिंग्स क्या है? सिंपली में देखे स्ट्रक्चर, और इसे अपन सिंपली और सिंपल वे में इसका निकाले तो फेरिंग्स क्या है? थ्रोट है. थ्रोट ये वाला फेरिंग्स, थ्रोट. नोज के बाद यहाँ पे आई एयर. अब फेरिंग्स से ये पास होगी लैरिंग्स में, फेरिंग्स से ये पास होगी लैरिंग्स में. अब लैरिंग्स केवल अपन रेस्पिरेशन में लैरिंग्स जो स्ट्रक्चर यूज होता है, डाइजेशन में लैरिंग्स का कोई यूज नहीं होता, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में. फेरिंग्स में से एयर आएगी लैरिंग्स में, फेरिंग्स से एयर आएगी लैरिंग्स में. अब यहाँ पे दो टर्म आता है, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस. ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस. आई राइट इट हियर, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस. अब क्या होता है?
जो लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग डायरेक्टली डाइजेशन, अपन ने डाइजेशन प्रोसेस देखा था, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी प्रीवियस वीडियो में पूरा डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से मैंने कवर किया था। तो अपन ने क्या देखा था, डाइजेशन में फूड फेरिंग से डायरेक्ट ईसोफेगस में एंटर करता है, मींस लैरिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, फेरिंग से जब जो फूड होता है ईसोफेगस में एंटर कर रहा होता है तो लैरिंग से पास से होकर निकलता है, ठीक है। तो लैरिंग के पास की जो ओपनिंग है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस, उसे बोलते हैं ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस तो समझ में आ गया, ओपनिंग। और अब एपिग्लॉटिस, अब क्या होता है, एपिग्लॉटिस क्या है, कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस, आई राइट, इसकी कवरिंग, इसकी कवरिंग, कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस, कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस। अब बाय चांस ग्लॉटिस तो क्या हुआ, विंड पाइप की ऐसे ओपनिंग हुई, ठीक है। तो बाय चांस क्या हुआ, अपन जब खाना खा रहे हैं तो कभी कभी नहीं होते, खाना खाते खाते एक मतलब जोर से खांसी आने लग जाती है, ठीक है। उसका कभी कभी रीजन अपन इसे भी कह सकते हैं, क्या होता है, विंड पाइप की या ट्रैकिया की ओपनिंग है ग्लॉटिस। तब क्या हुआ, अगर बाय चांस फूड पार्टिकल ग्लॉटिस में एंटर कर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, अपन को अचानक से जोर से खांसी आने लगती है, ठीक है। तो उसे रोकने के लिए एपिग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस के ऊपर ऐसे कवरिंग कर देता है ताकि फूड पार्टिकल विंड पाइप के अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है। वो एक अलग था, अपन ने केवल टर्म देखे ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। तो अपन वापस टॉपिक पे आते हैं, फेरिंग से लैरिंग्स में आया, उसके बाद लैरिंग से ही आएगा विंड पाइप, लैरिंग से ही आएगा विंड पाइप, और अपन लिख सकते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया या विंड पाइप कह सकते हैं, ये पूरी ये विंड पाइप अपनी, ठीक है। कितने साइज क्या होती है, क्या साइज होती है, साइज होती है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रोटेक्ट कौन करता है इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, विंड पाइप और ट्रैकिया को प्रोटेक्ट कौन करता है, दैट इज कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग। इसे प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोटेक्ट बाय कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग। अब विंड पाइप, अब एयर विंड पाइप में आ गई, फेरिंग से लैरिंग, लैरिंग से विंड पाइप में आ गई। अब विंड पाइप के बाद ये जो विंड पाइप है वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा, विंड पाइप जिसे अपन बोलेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, जिसे अपन बोलेंगे ब्रोंकाई, विंड पाइप कन्वर्ट हो जाएगा दो में, यहाँ से एयर आई, फिर यहाँ से ये ऐसे हर एक ब्रोंकाई एक लंग्स की तरफ मुड़ जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई लंग्स के अंदर और अलग अलग फैल जाएगा, ये विंड पाइप है, ये दो में डिवाइड, ये इसे हम ब्रोंकियल ब्रोंकाई बोले, और ये फिर अलग अलग लंग्स में ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसे बोलेंगे ब्रोंकियल्स, जिसे बोलेंगे ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स वो ट्यूब जो लिवर में एंड लिवर में लिवर क्या लंग्स में एंटर करेगी, ठीक है। उसके बाद मींस ये वाला, लाइक से लेट्स से ये लंग्स है अपना, यहाँ से ये आई, ये तो ब्रोंका है। अब ये ब्रोंकियल जो एंटर हुई लंग्स में, यहाँ से फिर ये ऐसे डिवाइड हुई, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे डिवाइड हुई, तो ये जो अलग ब्रोंकियल फिर वापस अलग अलग में डिवाइड हुई, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। एंड फाइनली एल्वियोलर डक्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे बोलेंगे अपन एल्वियोलाई, जिसे बोलेंगे अपन एल्वियोलाई, जिसे बोलेंगे अपन एल्वियोलाई, जिसे बोलेंगे अपन एल्वियोलाई। सो ये और फाइनली एल्वियोलाई क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इन लंग, और वी कैन से द फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होता है, ह्यूमन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई में, ह्यूमन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई में। तो ये ओवरऑल अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेशन की, पूरा ह्यूमन रेस्पिरेशन समझ लिया एक चार्ट के फॉर्म में। अपन ने स्टार्ट की था नेसाल कैविटी से, फेरिंग्स, लैरिंग्स, विंड पाइप और ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। तो अपन ने पूरा ह्यूमन रेस्पिरेशन यहाँ पे कवर कर लिया। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन प्लीज टेक इट, उसके बाद अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल ह्यूमन रेस्पिरेशन। अब अपन एल्वियोलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझते हैं कि एल्वियोलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ठीक है। एक अलग ही टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा? 10th का हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का अपन फंक्शनिंग रिकॉल करते हैं, ठीक है, अभी आएगा आगे ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो अपन हार्ट का रिकॉल करते हैं। सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड था राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये गया लंग में, ठीक है। लंग से प्योरीफाइड एयर के साथ ये आया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट से ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फाइनली आयोटा के जरिए ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में कैसे होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में कैसे होती है? एल्वियोलाई के साथ कैपिलरीज जॉइन होती है, एज वी नो। एल्वियोलाई के साथ कैपिलरीज जॉइन होती है, जो ब्लड, जिसके अंदर क्या होता है? ब्लड, इसके अंदर क्या होता है? ब्लड। अब अपन ने ऑक्सीजन इन ली, अपन ने ऑक्सीजन ब्रीथ इन ली, ठीक है। तो क्या हुआ? एल्वियोलाई से कैपिलरीज जिसमें ब्लड था, ठीक है, उन्होंने क्या, उसमें क्या किया? एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन थी, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन तो भरी हुई है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरी हुई है, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या है? ऑक्सीजन है, एल्वियोलाई में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। और कैपिलरीज एल्वियोलाई से जॉइंट है जिसमें ब्लड है। अब जिसमें ब्लड है, तो अब क्या हुआ? ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है। अब लेट से ये हार्ट है, और ये लेट से हार्ट, ठीक है। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ से अपन, यहाँ से ब्लड इसमें आता है, ये इम्प्योर ब्लड है, यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में, यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में। अब क्या होता है? लंग्स में एल्वियोलाई तो ऑक्सीजन से फील्ड है, एल्वियोलाई ऑक्सीजन से फील्ड है, और ये जो ब्लड है इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा? लंग्स में एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाएगी। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाएगी, ठीक है। तो फाइनली जो लंग से जो ब्लड रिटर्न होगा, लंग से जो ब्लड रिटर्न होगा, उसमें क्या होगा? उसमें होगी ऑक्सीजन, उसमें होगी ऑक्सीजन, ठीक है। वो ब्लड किस में आएगा? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा टिश्यूज, टिश्यूज और ऑर्गन में, टिश्यूज और ऑर्गन में। अब वापस सेम थिंग यहाँ पे, टिश्यूज और ऑर्गन में क्या है? टिश्यूज और ऑर्गन में वापस CO2, टिश्यूज और ऑर्गन में CO2 की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन के जरिए क्या होगा? ऑक्सीजन टिश्यूज और इसमें आ जाएगी, और CO2 ब्लड में चली जाएगी, और ये ब्लड वापस टिश्यू से होते हुए वापस लेफ्ट से राइट, यहाँ से फिर लंग्स, वहां से। तो ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हुआ? एल्वियोलाई में। तो अपन ने देखा जो ब्लड होता है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में आ जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाती है, वहां से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से आयोटा का जरिए ऑल ओवर बॉडी में फ्यूज हो जाता है। तो ये अपन ने देखी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई, ठीक है। अब अपन देखते हैं रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन in humans, mechanism of respiration 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 in humans। अब अपन देखते हैं mechanism of respiration humans में। अब अपन mechanism देखते हैं, ठीक है। mechanism रेस्पिरेशन का ह्यूमन में, ह्यूमन रेस्पिरेशन। अब ह्यूमंस में जो रेस्पिरेट मैकेनिज्म होता है ना, वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। पहला होता है इंस्पिरेशन, पहला होता है इंस्पिरेशन, और जो सेकंड होता है
वो होता है एक्सपीरेशन। सेकंड होता है एक्सपीरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। अब इंस्पिरेशन क्या? इंस्पिरेशन में सबसे पहले मैकेनिज्म ह्यूमन का अपन समझते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन मतलब ब्रीथ इन, अपन ऐसे हवा अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो ब्रीथ इन एयर, ब्रीथ इन एयर, एयर ब्रीथ, और वी कैन से एयर एयर ब्रीथ, एयर ब्रीथ इन, एयर ब्रीथ इन। सिमिलरली एक्सपीरेशन, अपन ने इंस्पिरेशन लिया, ठीक है, अब एक्सपीरेशन, ठीक है, तो एक्सपीरेशन एयर ब्रीथ आउट, एयर ब्रीथ, एयर ब्रीथ आउट, ठीक है। अब अपन इसका एक एक पॉइंट समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंस्पिरेशन क्या मैकेनिज्म, ठीक है। अब आप साथ साथ में, अब सांस ले कैसे लेते हैं अपन, सांस कैसे लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं, ठीक है। अब देखना मेरे ओवरऑल ये अपर पार्ट में क्या क्या मोशन आ रहा है वो देखना, ठीक है। सांस के साथ क्या क्या चेंज हो रहा है मेरे यहाँ तक, इस वाले पार्ट तक कुछ चेंज या मींस मेरी ये जो चेस्ट है, ठीक है, ये चेस्ट फूल रही है, चेस्ट फूल रही है, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। अब ये क्या होता है, अपना जो रिब्स होता है ना, रिब्स, रिब्स मतलब रिब्स पता है अपन को, तो रिब्स के आउटर साइड वाली मसल, रिब्स में मसल जॉइंट होती है, एक तो इनर साइड और एक आउटर साइड, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, रिब्स पे जो मसल आउटर साइड से जुड़ी हुई है, रिब्स पे जो मसल आउटर साइड से जुड़ी हुई है, वो क्या करते हैं, रिब्स को पुल्ड करती है, मतलब खींचती है। तो जैसे ही अपन एयर लेते हैं तो इसमें क्या किया, रिब्स को खींचा, रिब्स को खींचा, तो इससे क्या हुआ, अपनी जो चेस्ट कैविटी और रिब्स, ठीक है, वो ऐसे फुली एक्सपेंड हुई, ऐसे फुली एक्सपेंड हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो रिब्स पे आउटर साइड की मसल्स होती है, आउटर मसल्स, आउटर मसल्स, आउटर मसल्स, वो इसको पुल्ड करती है, पुल्ड आउट, पुल्ड आउट, पुल्ड आउट। तो जिससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है, चेस्ट कैविटी, कैविटी एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड, मैंने अभी देखा अपन सांस लेते तो एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड हुई, ठीक है। अब ये अपना चेस्ट कैविटी, इसके नीचे स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं अपन, डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। अब ये अपना लंग्स है, ठीक है, ये अपना लंग्स, ठीक है, ये सिमिलरली यहाँ पे लंग्स, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है डायफ्राम, ये होता है डायफ्राम, ये होता है डायफ्राम, ठीक है। तो जैसे ही हम थोड़ा इमेजिन करना, रिब्स पुल्ड आउट हो रहा है मींस एक्सपेंड हो रहे हैं, तो अब रिब्स एक्सपेंड हो रहे हैं तो डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली रिलैक्स तो होने से रहा, डायफ्राम क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, मींस मूव्स डाउनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड। ये क्या होगा, डायफ्राम और नीचे जाता जाएगा, जैसे जैसे ये एक्सपेंड हो रहे हैं वैसे वैसे ये तो नीचे जाता जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट और मूव्स डाउनवर्ड, और मूव्स डाउनवर्ड, और मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हुआ अपने इंस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब अपन ने सांस अंदर ले ली, अब छोड़ने का टाइम है, अब सांस छोड़ने का टाइम है, ठीक है। अब सांस अंदर ले ली, ठीक है, अब छोड़ो, छोड़ रहे मतलब जब छोड़ रहे तो क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी रिलैक्स हो रही है, मतलब हाँ रिलैक्स हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या होता है, रिब्स, आउटर रिब्स के जो आउटर साइड के जो मसल जॉइंट होता है वो रिब्स को पुल्ड करता है। तो सिमिलरली अब रिब्स के जो इनसाइड वाले मसल्स होंगे वो रिब्स को करेंगे। अब इसमें काम आ गया रिब्स के इनसाइड वाले मसल्स का, तो अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिब्स के इनसाइड मसल्स, रिब्स के इनसाइड मसल्स जो उसके अंदर की तरफ जुड़े हुए होंगे, जो उसके अंदर की तरफ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। सिमिलरली चेस्ट कैविटी क्या हो रही है, एक्सपेंड मतलब रिलैक्स हो रही है, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी रिलैक्स, चेस्ट कैविटी रिलैक्स, चेस्ट कैविटी रिलैक्स। अब चेस्ट कैविटी रिलैक्स हो रही है मतलब ये ओवरऑल ये वाला प्रोसेस रिलैक्स हो रहा है, मतलब कम आ रहा है। तो डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा, मींस जो डायफ्राम होगा, डायफ्राम, डायफ्राम वो क्या होगा, रिलैक्स, डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव, एंड मूव अपवर्ड, एंड मूव अपवर्ड, एंड मूव अपवर्ड। तो डायफ्राम रिलैक्स होगा और अपवर्ड मूव करेगा। तो ये अपन ने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की ओवरऑल मैकेनिज्म देखी। इंस्पिरेशन ब्रीथ इन एयर, एक्सपिरेशन ब्रीथ आउट एयर, ठीक है।
तो अब अपन रेस्पिरेशन का ह्यूमन रेस्पिरेशन पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख ली, ह्यूमन रेस्पिरेशन का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया और मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन देख लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन के कुछ बेसिक कांसेप्ट्स, ठीक है, लाइक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और ये सब अपन बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब अपन रेस्पिरेशन में एक कुछ बेसिक्स देख लेते हैं फटाफट, ये अपना रेस्पिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, रेस्पिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। मेन क्वेश्चन ह्यूमन रेस्पिरेशन से आते हैं, मेन क्वेश्चन ह्यूमन रेस्पिरेशन से आते हैं। गाइस क्वेश्चन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लाइव प्रोसेस के चैप्टर होने पे मैं अच्छे से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है गाइस। अब अपन कुछ बेसिक कांसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन, सबसे पहले रेस्पिरेशन टाइप देखते हैं। पहला आता है एरोबिक, एरोबिक और सेकंड आता है एनारोबिक। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं गाइस। रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक respiration which take place in presence of water, presence of oxygen, respiration which take place in presence of oxygen, that is aerobic respiration which take place in presence of oxygen, means aerobic respiration oxygen के presence में होगा, anaerobic respiration absence of oxygen। इस डिफरेंस देखेंगे, साथ के साथ मीनिंग तो देखते ही जा रहे हैं, साथ के साथ डिफरेंस भी करता जाता है। तो पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सिमिलरली इसमें क्या होगा, इसका उल्टा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। गाइस सेकंड पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा होगा ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में शुरुआत का जो प्रोसेस होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में शुरुआत का प्रोसेस, वो फर्स्ट प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और सेकंड प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेकंड प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसका फर्स्ट स्टेप तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड स्टेप होता है साइटोप्लाज्म। सिमिलरली एरोबिक में जस्ट इसका उल्टा, इसमें ऐसे कोई झंझट मारी नहीं है, पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा स्टेप साइटोप्लाज्म, कोई झंझट मारी नहीं है। इसमें जो ओवरऑल प्रोसेस होती है ना, वो पूरी साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस जो होती है, ओवरऑल प्रोसेस होती है इन साइटोप्लाज्म, ओवरऑल प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब व्हाट इज एटीपी आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, ठीक है। क्लास 9 का आप मेरा लेक्चर देखिए, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने एटीपी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि व्हाट इज एटीपी। अभी अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि इस चैप्टर से इतना रिलेट नहीं है। एटीपी है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, या कह सकते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कह लो आप सिंपली, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं वो 38 प्रोड्यूस होते हैं, 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। जबकि एनाएरोबिक में केवल 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, केवल 2 मॉलिक्यूल, ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन, एरोबिक एनाएरोबिक। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपको पता है, ठीक है। एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ओवरऑल अगर एकदम आपको डेफिनेशन आपको सुननी है, अगर लिखनी है, तो एरोबिक की प्रॉपर डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ पार्टिकल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि एनाएरोबिक की पार्शियल ऑक्सीडेशन मीन ऑक्सीजन की कमी है तो या पूरा ऑक्सीडेशन तो संभव है नहीं, पार्शियल ऑक्सीडेशन ही होगा। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये डेफिनेशन देखी, टाइप्स देख लिए। अब अपन आते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस इज सिंपली देखे, नॉर्मल अगर सिंपल मीनिंग देखना है तो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर,
splitting of sugar, splitting of sugar, splitting of sugar. ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है, प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है तो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक तरह का शुगर है, एक तरह का शुगर है, ठीक है, एक तरह की शुगर है, 6 मॉलिक्यूल शुगर है, एक तरह की 6 मॉलिक्यूल वाली शुगर है, ठीक है। और जो पायरुवेट है, पायरुवेट क्या होता है? एक पूरी एक रिएक्शन आती है। अगर आप क्लास 11th में बायोलॉजी लेते हैं, अगर आप क्लास 11th में बायोलॉजी लेते हैं तो आपको पूरी ग्लूकोज की एक साइकिल मिलेगी जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अभी तो सिंपली अपन को इतना याद रखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज नोन एज ग्लूकोलाइसिस। अब सिंपली केवल 6 मॉलिक्यूल का ग्लूकोज है, 3 मॉलिक्यूल का पायरुवेट में ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्ट होता है। अगर आपको पूरी प्रोसेस जाननी है, पूरी साइकिल जाननी है तो आपको, अगर आप क्लास 11th में बायोलॉजी लोगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। अगर आपको अभी जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको पूरी साइकिल अच्छे से समझा दूंगा। 10th के बेसिस पे आपको इसमें सीबीएसई वाले इतनी बड़ी साइकिल नहीं पूछते, आपके कोर्स में ही है, ठीक है। अगर फिर भी जानना हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल वाला सब्सटेंस है और कैंसर शुगर है, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस सिंपली बोले स्प्लिटिंग ऑफ शुगर और प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी का एक टेबल है ग्लूकोज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट विद 3 केसेस, माइटोकॉन्ड्रिया, ह्यूमन मसल सेल और यीस्ट। वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हुआ? पायरुवेट। किसमें कन्वर्ट हुआ? पायरुवेट। बाय प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। पायरुवेट 3 में, ठीक है। एक अपने मसल्स में यहाँ पे लिखता हूँ मसल्स, ठीक है। मसल्स में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो पायरुवेट कंपाउंड बनाएगा वो होगा लैक्टिक एसिड, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा आता है यीस्ट में सिमिलरली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक, इसमें बनाएगा सिंपली CO2 प्लस H2O, ठीक है। और थर्ड होगा माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसमें तीनों मॉलिक्यूल बनेंगे, दैट इज इथेनॉल, CO2, H2O, मींस कंप्लीट ऑक्सीडेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो उसमें बनेगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस H2O। So guys, ये अपन ने टेबल देखी, ग्लूकोज टू पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इन 3 केसेस, ह्यूमन मसल सेल, लैक्टिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया, इथेनॉल, CO2, H2O, इन यीस्ट सिंपली CO2 एंड H2O। So guys, अपन ने रेस्पिरेशन टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स है, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट्स तो मींस अपन केवल रह चुका है, 1-2 टॉपिक अपन उसे भी छोड़ते नहीं है, ठीक है। यही है, ह्यूमन रेस्पिरेशन देख लिया तो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स का भी देख लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स का देख लेते हैं। ह्यूमन के अलावा एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है किन किन जरिए से होता है, ठीक है। फिश में देखें तो जो स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेशन के लिए वो होता है गिल्स, ठीक है, फिश हो गया। अब अगर फ्रॉग में देखें, फ्रॉग में क्या स्ट्रक्चर होता है? पता ही है अपन को, ठीक है। फ्रॉग में स्ट्रक्चर होता है लंग कह सकते हैं अपन, ठीक है, और ट्रैकिया, ठीक है। तो ये ह्यूमन के अलावा गिल्स और ट्रैकिया, ठीक है। और सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, पैरामोशियम, वो रेस्पिरेशन करते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन से,
वो रेस्पिरेशन करते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन से, उनके सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अमीबा का ये जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा, तो ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी से वो रेस्पिरेशन कर लेता है, ठीक है। और फाइनली प्लांट्स का छोटा है, प्लांट्स में लेंटिकल्स, प्लांट जो टॉल ट्रीज होते हैं उनमें स्ट्रक्चर होता है लेंटिकल्स, ठीक है, उनसे वो रेस्पिरेशन करता है। और मेनली तो रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है, स्ट्रक्चर नोन एज स्टोमेटा, तो हियर वी कंप्लीटेड रेस्पिरेशन टॉपिक, ठीक है, हियर वी कंप्लीटेड रेस्पिरेशन टॉपिक गाइस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस का डाइजेशन निपटाया, रेस्पिरेशन निपटाया। अब गाइस हल्का सा ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पी लेता हूं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, ओके। थैंक यू गाइस। सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड डाइजेशन and respiration, and now we come back to transportation, ठीक है गाइस। ट्रांसपोर्टेशन सिंपलेस्ट टॉपिक है, अपन ने हार्ट की वर्किंग अपन सबको पता है, अपन मैं वापस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अपन ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक प्लांट और ह्यूमंस के कंपैरिजन में लेके चलते हैं, प्लांट्स और ह्यूमंस के कंपैरिजन में लेके चलते हैं। बीच में बहुत सारे टर्म्स आएंगे लाइक एसेंट ऑफ सेल, जाइलम और फ्लोएम के बीच का डिफरेंस, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, ब्लड, कॉर्पसेस, प्लाज्मा, लिम्फेटिक सिस्टम में आपको बीच बीच में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सो लेट्स गाइस स्टार्ट द वीडियो। ह्यूमंस में जो मेन काम आता है वो क्या, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड को जो पंप करता है वो आता है हार्ट, ठीक है। हार्ट में कौन से मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स, हार्ट में कौन से मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स, हार्ट में होता है कार्डियक मसल्स, ठीक है। हार्ट किस में होता है, कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम, और इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, गाइस मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं बता रहा हूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है गाइस। अब फटाफट अपन इसकी ओवरऑल ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हैं, ठीक है, फटाफट देख। ह्यूमन हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हैं गाइस, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ठीक है गाइस। ग्राफ डायग्राम ह्यूमन हार्ट का रफ डायग्राम, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है गाइस। यहाँ से दो जो ब्लड लेके आती है आर्टरी, इंफीरियर वीना कावा, एक तो सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इसमें हार्ट आया, इसमें ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड मींस इम्प्योर ब्लड, ठीक है। अब ऑरिकल में आया, तो ऑरिकल में क्या हुआ, कंट्रैक्शन हुआ, उससे ब्लड आया वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल, अब उससे ब्लड आया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में क्या हुआ, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, सिमिलरली राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में, ठीक है। किसके जरिए गया, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में क्या हुआ, अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया, रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गाइस भूलना नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लंग्स में हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, कौन लेके आएगा, pulmonary vein, I write it here PV, not PV Sindhu, it is pulmonary vein, and I write it here PA, that is pulmonary artery. अब pulmonary vein left auricle में कौन सा ब्लड लेकर आई, oxygenated, I write it here oxy, that is oxygenated,
अब सिमिलरली लेफ्ट ऑरिकल में क्या हुआ, कंट्रैक्शन हुआ, लेफ्ट ऑरिकल में क्या हुआ, कंट्रैक्शन हुआ, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, सिमिलरली अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आयोटा के जरिए, ये ब्लड जाएगा आयोटा के जरिए, आयोटा के जरिए, आयोटा के जरिए कहाँ पे जाएगा गाइस, गाइस कहाँ पे जाएगा, ये गाइस जाएगा ऑल ओवर बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी, ऑल ओवर बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी, ऑल ओवर बॉडी में, ठीक है। ये अपन ने फटाफट गाइस फटाफट ह्यूमन हार्ट का ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम समझा, ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब गाइस एक दो टर्म आती है, फर्स्ट पहला आता है ट्राइकैस्पिड, ट्राइकैस्पिड वाल्व, ट्राइकैस्पिड वाल्व, ट्राइकैस्पिड वाल्व। सेकंड आता है बाइकैस्पिड, सेकंड आता है बाइकैस्पिड वाल्व, बाइकैस्पिड वाल्व। और थर्ड आता है सेमीलुनार वाल्व गाइस, सेमीलुनार वाल्व, सेमीलुनार वाल्व, सेमीलुनार वाल्व, सेमीलुनार वाल्व। तो गाइस ट्राइकैस्पिड, बाइकैस्पिड और सेमीलुनार वाल्व, ठीक है गाइस। अब ये तीन वाल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं गाइस, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ऑफन एनसीईआरटी में इसको इतना बताया नहीं गया, नाम दिया है तो बताया नहीं गया कि ये होता क्या है। ट्राइकैस्पिड वाल्व राइट और राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट, ट्राइकैस्पिड मतलब 3 कैस्पिड वाली वाल्व, राइट और राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। बाइकैस्पिड 2 कैस्पिड वाली वाल्व, ये होती है लेफ्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल के, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। आई राइट इट हियर लेफ्ट। सेमीलुनार वाल्व ये ओवरऑल इसके और इन दोनों के बीच होते हैं, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन के बीचों बीच होते हैं, लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन के बीच, दैट इज सेमीलुनार वाल्व। मींस सेमीलुनार वाल्व, सेमी के नाम से पता चल रहा है, सेमी मींस बीच में, मींस बीच में, मींस बीच में, ठीक है गाइस। तो ट्राइकैस्पिड, बाइकैस्पिड, सेमीलुनार वाल्व। अपन ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से डिस्कस कर लिया, अपन ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है गाइस। रिपीट करते हैं, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, वहां से फिर लंग्स में, लंग्स के जरिए लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से आयोटा के जरिए ऑल ओवर बॉडी में, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है गाइस। हार्ट कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, पेरिकार्डियम में होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। गाइस आई रफ इट हियर, अपन ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आई थिंक 5 मिनट, लेस देन 5 मिनट में अपन ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ लिया, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझ लिया, ट्राइकैस्पिड, बाइकैस्पिड वाल्व, सेमीलुनार वाल्व। अपन गाइस अब कुछ टर्म फटाफट समझेंगे। सबसे पहले गाइस ब्लड, ब्लड। नाउ गाइस व्हाट इज ब्लड, गाइस व्हाट इज ब्लड, ब्लड कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू है, कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं अपन, आई राइट इट हियर कनेक्टिव, आई राइट इट हियर कनेक्टिव टिश्यू, आई राइट इट हियर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है गाइस। और कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड, ऑफन 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो फंक्शन देखते हैं अपन फटाफट गाइस। ब्लड के फंक्शन, पहला ब्लड के फंक्शन, अभी हार्ट में क्या देखा अपन ने, अभी हार्ट में क्या देखा, ब्लड को ट्रांसपोर्ट तो करता ही है, ब्लड के फंक्शंस क्या है हार्ट में अपन ने देखा। एक फंक्शन गाइस, एक फंक्शन आपके दिमाग में आ चुका होगा, एक फंक्शन आपके दिमाग में आ चुका होगा गाइस, रिकॉल रेस्पिरेशन, रिकॉल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहला फंक्शन गाइस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड का पहला फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस गाइस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। O2 एल्वियोलाई से O2 डिफ्यूज, एल्वियोलाई से O2 ब्लड में आता है, CO2 जाता है, फिर वो ऑक्सीजन ऑल ओवर बॉडी में कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। तो गाइस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनली न्यूट्रिएंट्स और इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, ठीक है गाइस। ये मेनली 2 फंक्शंस है ब्लड के, मेनली 2 फंक्शंस है ब्लड के, 2 फंक्शंस ब्लड के, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। अब गाइस प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसेस, गाइस प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का लिक्विड पार्ट, ठीक है, ब्लड का लिक्विड पार्ट, ब्लड का लिक्विड पार्ट, ब्लड का लिक्विड पार्ट। मेनली 70% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कितना होता है, मेनली 70% पार्ट ब्लड में प्लाज्मा होता है, ठीक है। कॉर्पसेस में क्या क्या आ गए,
वो पार्ट जो सॉलिड पार्ट है, ब्लड के सॉलिड पार्ट है, रिमेनिंग 30% ऑफ पार्ट, उसमें क्या क्या आ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है गाइस। तो प्लाज्मा एंड कॉर्पसेस, ठीक है, ये अपन ने डिस्कस किया ब्लड का, अपन ने फंक्शन डिस्कस किया गाइस। अब साथ ही साथ अपन है ना ह्यूमन हार्ट कौन सा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट कौन सा हार्ट होता है, 4 चैम्बर, इसमें 2 एट्रिया प्रेजेंट है, 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट। अपन दूसरे टाइप्स ऑफ हार्ट्स भी देख लेते हैं, हार्ट्स के टाइप्स भी देख लेते हैं गाइस, हार्ट्स के टाइप्स भी देख लेते हैं, ठीक है। फिश में जो हार्ट होता है, जो हार्ट फिश में होता है, वो हार्ट होता है वीनस हार्ट, वो हार्ट होता है वीनस हार्ट, वो हार्ट होता है वीनस हार्ट, दैट इज 2 चैम्बर, दैट इज 2 चैम्बर, ठीक है। फिश का हार्ट होता है गाइस वीनस हार्ट, 2 चैम्बर, जिसमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। एक हार्ट होता है एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है, जिसमें होता है 3 चैम्बर हार्ट, जिसमें होता है 3 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट, दैट इज, उस हार्ट को क्या बोलते हैं गाइस, उस हार्ट को बोलते हैं ट्रांजिशनल हार्ट, ट्रांजिशनल हार्ट, गाइस, ट्रांजिशनल हार्ट, ठीक है। और 4 चैम्बर हार्ट अपना हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट मेमस, दैट इज ह्यूमंस का एग्जांपल है, हार्ट होता है, उस हार्ट को अपन बोलते हैं, उस हार्ट को बोलते हैं डबल हार्ट, डबल हार्ट, डबल हार्ट, डबल हार्ट, दैट इज 4 चैम्बर, दैट इज 4 चैम्बर, 4 चैम्बर। अब गाइस मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं गाइस, the body is double circulation guys, double circulation guys, double circulation guys, अपने हार्ट में गाइस ओवरऑल सर्कुलेशन कितनी बार हो रहा है ब्लड का, 2 बार हो रहा है। डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन इन्वॉल्व होता है, सिस्टमिक, डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन इन्वॉल्व होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, pulmonary circulation, ठीक है गाइस। तो मूवमेंट ऑफ ब्लड और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आवर हार्ट डबल, मतलब अपने हार्ट में पाथवे तो एक ही है ना, हार्ट ब्लड का पाथवे तो एक ही है ना, पाथवे तो एक ही है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। पर इसमें ब्लड डबल बार पास हो रहा है ना, पहले राइट से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से फिर लंग्स में जाता है, फिर वापस सेम पाथवे लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से ऑल ओवर ब्लड में फिर वापस सेम पाथवे। तो ये ओवरऑल सर्कुलेशन जो अपना अंदर होता है वो क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, जिसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन आता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। कंफ्यूज नहीं है, ये वही सर्कुलेशन ऑल ओवर। एक सर्कुलेशन कौन सा पार्ट है, ब्लड एंटर हुआ राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, वहां से लंग्स में गया, ठीक है, और लंग्स से जो ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो पार्ट आता था पल्मोनरी में, ठीक है। तो मतलब मेनली ये उसी का पार्ट है डबल सर्कुलेशन का। अब गाइस डबल सर्कुलेशन प्लाज्मा और कॉर्पसेस अपन ने अच्छे से डिस्कस किया, मींस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अपन ने अच्छे से डिस्कस किया, प्लाज्मा देखा, ब्लड के फंक्शंस देखे अपन ने, कॉर्पसेस देखा, प्लाज्मा देखा, 70% प्लाज्मा होता है, कॉर्पसेस में डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स देखे अपन ने। अब गाइस चलते हैं अपन प्लांट्स की तरफ, अब अपन चलते हैं प्लांट्स की तरफ गाइस, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर होता है ना प्लांट्स में, हायर लॉन्ग ट्रीज में, ठीक है। अब छोटे प्लांट्स जो होते हैं उसमें तो डायरेक्ट रूट के जरिए पानी पहुंच जाता है। कभी आपने सोचा है रूट के जरिए पानी पहुंचता है? चलिए इस टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। अपन क्या पढ़ते हैं छोटी क्लास में, पानी प्लांट्स को कहां से मिलता है, रूट्स के जरिए मिलता है, ठीक है। अब इतने छोटे पौधे होते हैं, अरे वहां उनको रूट्स के जरिए मिलता है। अब इसके नीम के पेड़ कितने बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, बम्बूज, इनको पानी रूट के जरिए तो ऑल ओवर बॉडी में पहुंच जाता है, ऑल ओवर पूरे ट्री में पहुंच जाता है, ठीक है गाइस। इनके लिए इनके पास एक अलग से मैकेनिज्म होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे प्लांट्स में कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाटर कैसे होगा, प्लांट्स में कौन करता है, क्या होता है। सबसे पहले गाइस प्लांट्स में जो फूड का ट्रांसफर करता है वो करता है जाइलम। सबसे पहले प्लांट्स में the transportation of food and water in plants is known as the process of transportation of food and
water in plants is known as translocation, is known as translocation, is known as translocation, is known as translocation. ठीक है गाइस, प्लांट्स में फूड और वाटर का प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेशन. फूड को ट्रांसफर करता है जाइलम, जाइलम ट्रांसफर करता है फूड को, जाइलम ट्रांसफर करता है फूड को, और वेसल्स सॉरी फ्यूम, फ्यूम फ्यूम ट्रांसफर करता है वाटर और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को. ठीक है गाइस, अब हम सब एक एक करके समझते हैं अच्छे से. सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं. जाइलम, कभी कभी ऑफन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम और फ्यूम. तो मेनली स्लाइडली का डिफरेंस देख लेते हैं अपन जाइलम और फ्यूम में. पहला, जाइलम आर द डेड सेल, मरे हुए सेल होते हैं. जाइलम कौन से सेल होते हैं? मरे हुए सेल होते हैं. तो जाइलम आर द डेड सेल्स, आर डेड सेल्स, आर डेड सेल्स. जबकि फ्यूम आर लाइव सेल्स और अलाइव सेल्स, अलाइव सेल्स, अलाइव सेल्स. ठीक है. जाइलम में जो मूवमेंट होता है ना, जाइलम में फूड पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है ना, वो ऑल ओवर बॉडी होता है. मींस मल्टी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता. अब फूड कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है. तो लीव्स से नीचे भी फूड का ट्रांसपोर्ट चाहिए, ऊपर दाएं बाएं ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो इसमें जो फूड का ट्रांसफर होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है. ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है, कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है, फूड कौन सा होता है? मल्टी डायरेक्शनल होता है. हर एक डायरेक्शन में मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है. जबकि इसमें यूनी डायरेक्शनल होता है, में यूनी डायरेक्शनल होता है. इसमें यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है. यूनी डायरेक्शन मींस फ्यूम क्या काम कर रहा है? वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम कर रहा है. तो वो तो रूट्स के जरिए आता है, तो रूट्स के जरिए ऊपर ही तो जाना है ना उनको. रूट्स के जरिए जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वाटर मिनरल्स आसपास पहुंचाते जाएंगे, ऊपर ही तो मूवमेंट हो रहा है ना वाटर मिनरल्स का. ठीक है. जबकि फूड का मूवमेंट और ऊपर नीचे साइड में हर जगह हो रहा है. ठीक है. तो जाइलम और फ्यूम में ये मेन डिफरेंस होता है. ठीक है. अब अपन एक एक को देखते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि फ्यूम में वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. फ्यूम में वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. एक नाम आता है एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप. गाइस, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, उसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स इन प्लांट. ठीक है, उसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप. ठीक है. अब ये कैसे होता है? रूट हेयर, हेयर के जरिए होता है, रूट हेयर के जरिए होता है ऑब्वियसली. ठीक है. अब लेट्स से ये रूट हेयर है, लेट्स से ये रूट हेयर है. लेट्स से गाइस ये रूट हेयर है. ठीक है. लेट्स से कहिए कि रूट हेयर है, रूट हेयर है. एक अपन ने सेल्स के जरिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा है रूट हेयर का. और यहाँ पे है सॉइल, यहाँ पे है सॉइल, ओवरऑल ये पूरा सॉइल है. ठीक है. अब सॉइल में मिनरल्स, और अपन को पता है मिनरल्स और जो पानी होता है वाटर, वो अपन सॉइल के जरिए ऑल ओवर प्लांट में ट्रांसफर होता है. ठीक है. अब सॉइल्स में क्या होता है? इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. कौन कौन से मिनरल्स, कभी कोई पूछ लेते हैं कौन कौन से मिनरल्स चाहिए प्लांट को, तो अपन बोल सकते हैं मिनरल्स कौन कौन से चाहिए? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन. ठीक है. ये सब मिनरल्स चाहिए. तो सॉइल में इन मिनरल्स और वाटर की कंसंट्रेशन हायर होती है. ठीक है. तो द प्रोसेस इज डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है ना. ऑस्मोसिस क्या है? वाटर का आया तो ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के जरिए फ्रॉम वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉइल से ये ट्रांसफर हो जाएगा रूट हेयर में, सॉइल से ट्रांसफर हो जाएगा रूट हेयर में. अब रूट हेयर से ये जाएगा, रूट हेयर से ये जाएगा जाइलम ऑफ फ्यूम. ठीक है. जाइलम फ्लूएम, ये वाले जो सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स ये होते हैं जाइलम ऑफ फ्लूएम, जाइलम फ्लूएम. ठीक है. पर रूट हेयर से ये जाइलम फ्लूएम में कैसे पहुंचेगा? थ्रू कॉर्टिकल सेल्स, थ्रू कॉर्टिकल सेल्स. गाइस नाम याद रखना, कॉर्टिकल, कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स. ठीक है गाइस. अब रूट हेयर में, अब रूट हेयर में तो वो आ गया मिनरल्स. ठीक है.
रूट हेयर से अब ऊपर कैसे चढ़ेगा, ठीक है, ऊपर। वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऊपर से नीचे आने की, ना कि नीचे से ऊपर जाने की। अब नीचे से ऊपर अपने घरों में मोटर तो चलती है, तो क्यों चलती है, नीचे से ऊपर जाने का एक ही फंडा होता है, जो फंडा होता है गाइस प्रेशर। प्रेशर, कोई भी चीज ऊपर से नीचे तभी जाएगी जब हम उसे नीचे से ऊपर तभी जाएगी जब हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। सो रूट हेयर में तो ये सब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स पानी आ गया। अब रूट हेयर से ये ऊपर चलता है रूट के प्रेशर में, एक प्रेशर क्रिएट होता है रूट में जिसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर, ठीक है गाइस। ये रूट प्रेशर क्रिएट होता है रूट्स में, जिससे रूट हेयर से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। पर रूट प्रेशर इज नॉट इनफ, रूट प्रेशर इज नॉट इनफ टू ट्रांसपोर्ट this water and nutrient all over the body। रूट प्रेशर इतना इनफ नहीं हो पाता। रूट प्रेशर तो क्या काम करेगा, रूट हेयर से वो ज्यादा से ज्यादा रूट की हाइट बढ़ा, रूट हेयर में है वहां से रूट प्रेशर उसको क्या करेगा, ऊपर थोड़ा ऊपर लेकर आ जाएगा, ठीक है। पर वहां से ऑल ओवर पूरे ट्री, समझ लो पेड़ में पहुंचाना, ऑल ओवर ट्री में अपन को पहचाना है, तो रूट हेयर इतना तो काम कर नहीं पाता। वो काम करता है एक फोर्स आता है गाइस, जिसे बोलते हैं अपन ट्रांसपीरेशन पुल, जिसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल। अब गाइस सबसे पहले तो ट्रांसपीरेशन पुल एक फोर्स है, ठीक है, जिससे वाटर न्यूट्रिएंट ऑल ओवर बॉडी में, ऑल ओवर ट्री में ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होता है गाइस। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लीफ में, फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीफ के जरिए वाटर का लॉस होना, लीफ के जरिए वाटर का लॉस होना, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स। इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स कह सकते हैं, और लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स, लीव्स के जरिए वाटर का लॉस होना, लीव्स के जरिए वाटर का इवापोरेट हो जाना, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो क्या होगा जरा समझना, रूट प्रेशर ने अपना काम कर दिया, पानी को ऊपर तक, थोड़ा ऊपर तक लेके आ गया, वहां से अब बस थोड़ा सा बचा जो ओवरऑल बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो इसमें काम आया ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन लीफ पे क्या हुआ, वाटर लॉस, एवापोरेशन हुआ, लीफ से जो वाटर होंगे उसका एवापोरेशन हुआ, उससे क्या हुआ, लीफ पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ, मतलब अब डिमांड बढ़ रही है, लीफ पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ, जिस प्रेशर को अपन बोलेंगे ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। तो उस ट्रांसपीरेशन पुल ने क्या किया, ये जो रूट प्रेशर के जरिए जो सब्सटेंस आ रहा था ऊपर, ट्रांसपीरेशन पुल और प्रेशर क्रिएट किया, जिससे वो ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसफर हो गया, तो इसे बोलेंगे ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। तो एसेंट ऑफ सेफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल और न्यूट्रिएंट समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले ऑस्मोसिस के जरिए सॉइल से रूट हेयर में आया, रूट हेयर में कॉर्टिकल सेल्स के जरिए, रूट हेयर से ऊपर आया, कॉर्टिकल सेल्स के जरिए जाइलम फ्लोएम में पहुंचेगा। अब यहाँ से रूट हेयर से आगे कैसे पहुंचेगा, रूट में प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज रूट प्रेशर, ठीक है। अब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू सेल्स, ठीक है गाइस। ट्रांसपीरेशन लीव्स पे होगा, तो उससे क्या होगा, फोर्स क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन पुल। उससे क्या होगा, ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसफर हो जा पाएंगे, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ऑल ओवर द बॉडी, उसे हम बोलेंगे एसेंट ऑफ सेल। अब गाइस वाटर मिनरल्स को हमने ट्रांसफर करा दिए प्लांट में, अब बचा जाइलम, अब बचा जाइलम, ठीक है गाइस। जाइलम मींस फूड भी, एनर्जी भी तो चाहिए उनको, तो अब अपन देखते हैं जाइलम फूड कैसे पहुंचाता है ऑल ओवर बॉडी में। अब मैं इसे रब करता हूँ, फटाफट चलते हैं जाइलम में, ठीक है। प्लांट्स का लास्ट टॉपिक कि प्लांट्स में फूड कैसे पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन का, जाइलम। अब गए जाइलम क्या काम करता है, फूड पहुंचाने का काम करता है, अब फूड, अब इसको एसेंट ऑफ सेल, उसके जैसा तो है नहीं कि यूनिडायरेक्ट, इसको मल्टी डायरेक्शनल फूड पहुंचाना है ऑल ओवर बॉडी में, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो जाइलम में जो फूड को कवर करता है ना, फूड का जो ट्रांसपोर्ट करता है ना, कंडक्ट करता है फूड को, वो होता है कंडक्टिंग सेल्स। कैसे, कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है, जिसे अपन बोलते हैं सीव ट्यूब्स, जाइलम का पार्ट है सीव ट्यूब्स। ये ऐसे शेप की होती है, ऐसे शेप की, लाइक दिस, ये ऐसे शेप की होती है सीव ट्यूब्स, ठीक है। सीव ट्यूब्स क्या करती है, जाइलम में जो फूड कंडक्ट करती है, सीव ट्यूब्स कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है,
जो जाइलम में फूड कंडक्ट करती है, ठीक है। सीव ट्यूब्स के हर एक जरिए ऐसे ट्यूब लाइक ऐसे कवर होता है, प्लेट्स के जरिए ऐसे कवर करके रखता है। सीव ट्यूब्स को दोनों तरफ से ऐसे प्लेट्स के जरिए कवर होती है, इसे बोलते हैं सीव प्लेट्स। सीव प्लेट्स, सीव प्लेट्स। तो अब क्या होता है, जाइलम, ये तो अपन ने देख लिया कि जाइलम में कौन कंडक्ट करता है फूड, सीव ट्यूब कंडक्ट करती है। सीव ट्यूब को दोनों तरफ से किसने कवर किया होता है, सीव प्लेट्स का। अब अपन देखते हैं कि जाइलम फूड को ट्रांसपोर्ट करता कैसे है, जाइलम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो गाइस सीव प्लेट्स अपन ने कवर किया, अब देखते हैं कि कैसे ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट होता है। अब लीफ में गाइस, लीफ में स्यूक्रोज फॉर्म होता है, लीफ पर स्यूक्रोज। स्यूक्रोज मेन फॉर्म है फूड का, जो फूड को चाहिए होता है। स्यूक्रोज मेन फॉर्म ऑफ फूड है विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। स्यूक्रोज अब फूड पे सिंथेसिस होता है। कैसे सिंथेसिस होता है, बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो अपन डाइजेशन में अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब स्यूक्रोज, तो स्यूक्रोज लीफ पे बनता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, आसपास के एरिया का जो वाटर होता है वो लीफ में आ जाता है। आसपास के एरिया का जो वाटर होता है वो लीफ पे आ जाता है। जो वाटर होता है आसपास के एरिया का वो सारा लीफ में आ जाता है, लीफ की तरफ प्रेशर की तरह अट्रैक्ट हो जाता है, प्रेशर लगता है, सारा वाटर कंसंट्रेशन लीफ पे आ जाता है। तो स्यूक्रोज और प्लस वाटर, तो ये क्या हो जाता है, एक एल्कलाइन मींस एक वाटरी मींस क्या हो जाता है, एक सब्सटेंस, वाटरी सब्सटेंस हो जाता है, लिक्विड टाइप, एक लिक्विड टाइप सब्सटेंस हो जाता है, ठीक है। लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता था, और फिर उससे ऑल ओवर बॉडी में अलग अलग, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, उसके जरिए ऑल ओवर बॉडी में प्लांट्स में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो अपन ने जाइलम फूड का क्या देखा, कंडक्टिंग ट्यूब जो फूड को कंडक्ट करती है वो होती है सीव ट्यूब, सीव प्लेट जो इसको कवर करती है। लीव्स पे फूड बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन फॉर्म ऑफ फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो होता है स्यूक्रोज। स्यूक्रोज जैसी वहां पे बनता है वहां से ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, जिससे क्या होता है, आसपास के लीव्स, आसपास के एरिया का जो वाटर कंसंट्रेशन होता है वो सारा लीफ पे आ जाता है। लीफ पे फिर वाटर प्लस स्यूक्रोज एक वाटरी फ्लूइड लिक्विड बना लेता है, जो ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये गाइस अपन ने प्लांट ट्रांसपोर्टेशन देखा, अपन ने ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा। अब लास्ट अपने पास जो बचता है, लास्ट टॉपिक बचता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले गाइस समझते हैं लिम्फ क्या होता है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ ब्लड की तरह ही होता है, लिम्फ ब्लड की तरह ही होता है, बस लिम्फ व्हाइट कलर होता है। लिम्फ में व्हाइट कलर सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर सब्सटेंस होता है अपनी बॉडी में, ब्लड की तरह ही होता है, पर इसमें आरबीसीज नहीं होते। बस ये डिफरेंस है लिम्फ और ब्लड में, ठीक है। ब्लड में आरबीसीज होते हैं गाइस, और लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते गाइस, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते। अब क्या होता है, अपन लिम्फेटिक सिस्टम समझते हैं, केवल समझना है गाइस, उसके बाद अपना टॉपिक खत्म, उसके बाद अपना टॉपिक खत्म गाइस, ठीक है। सो गाइस लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, जब आर्टरीज से कैपिलरीज, आर्टरीज बहुत थिक होती है, कैपिलरीज की पतली होती है, ठीक है। जब ब्लड आर्टरीज से कैपिलरीज में आता है, जब ब्लड आर्टरीज से कैपिलरीज में आता है, तो क्या होता है, उस वो अंदर सो मच प्रेशर होता है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब आप ही समझो गाइस, एक इतनी बड़ी ट्यूब से अपन पानी डाल रहे हैं, और उससे पानी एक छोटी सी ट्यूब में आ रहा है, प्रेशर उतना ही लग रहा है, तो वो ट्यूब फटेगी कि नहीं फटेगी, फटेगी, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आर्टरी से जब ब्लड कैपिलरी में ट्रांसफर होता है, तो कैपिलरी में वो ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर पे, उस ब्लड पे हद से ज्यादा प्रेशर होता है, तो उससे क्या होता है, कैपिलरी से ब्लड लीक होना चालू हो जाता है। कई जगह से कैपिलरी से ब्लड लीक हो जाता है, ठीक है। जो ब्लड लीक होता है, 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 उसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, उसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है गाइस। तो क्या होता है, ये टिश्यू फ्लूइड, अब इसको वापस कैपिलरी में पहुंचाना है, अपन को वापस तो पहुंचाना पड़ेगा ना, ऐसे लीक हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो इस टिश्यू फ्लूइड को वापस एक पूरे सिस्टम के जरिए उस कैपिलरी में पहुंचाने पे अपन जो सिस्टम वर्क करता है, उस सिस्टम को अपन बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है गाइस। तो ये था लिम्फेटिक सिस्टम, जरा सा हल्का सा इंट्रो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इंट्रो दे दिया लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है गाइस। तो वी हैव कंप्लीटेड डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एंड आवर लास्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन इज लेफ्ट। तो गाइस हल्का सा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पीते हैं, और फिर कंप्लीट करते हैं एक्सक्रीशन। So guys, we have completed digestion, transportation and respiration.
Our last topic which is left is excretion. छोटा सा टॉपिक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझना है और उसके बाद देखते हैं। चलिए फटाफट एक्सक्रीशन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन मेन कंसेप्ट ह्यूमन ही है, बाकी उसमें और कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट अपन टॉपिक ही डालते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। गाइस सबसे पहले अब एक्सक्रीशन आपको पता है क्या होता है? बॉडी वेस्ट मटेरियल का बॉडी से आउट होना, बॉडी से वेस्ट मटेरियल का आउट होना, बॉडी से वेस्ट मटेरियल का आउट होना, वेस्ट मटेरियल का आउट होना, ठीक है गाइस। अब ह्यूमन से पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग, अपने ह्यूमन में तो ओवरऑल किडनी से एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। उसके पहले अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है? जैसे अमीबा में, अमीबा की अगर बात करें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अपन ने अमीबा देखा था, उसका डाइजेशन देखा था, उसका रेस्पिरेशन भी देखा था मेरी इससे पहले, ठीक है गाइस। अमीबा में क्या होता है? सेम उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी अमीबा में क्या होता है? अमीबा जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है वो अपने माउथ से बाहर फेंकता है। किससे बाहर फेंकता है? अपने माउथ से बाहर फेंकता है अमीबा, ठीक है गाइस। अपने माउथ से बाहर फेंकता है गाइस, अमीबा अपने माउथ से बाहर फेंकता है, माउथ से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर फेंकता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो जो मेन ऑर्गन है वो है किडनी, मेन ऑर्गन है किडनी मेन ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वर्क करती है गाइस। किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है अपने ह्यूमंस में, और इसका वेट लगभग 150 ग्राम होता है, इसका वेट लगभग 150 ग्राम होता है। बीन शेप स्ट्रक्चर होता है गाइस इसका बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, बीन जैसा बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है गाइस, ठीक है गाइस। ये लगभग ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है गाइस। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है गाइस किडनी का, ठीक है। बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। जो फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी इस नेफ्रॉन होती है। किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, ठीक है। कह सकते हैं एक्सक्रीशन का जो मेन काम होता है वो नेफ्रॉन ही करता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी, और एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं अपन, ठीक है गाइस। किडनी में जो यूराइन होता है, ठीक है गाइस, किडनी से जो यूराइन निकलता है वो यूरेट्रा के जरिए निकलता है, गाइस, ठीक है। यूराइनरी ब्लैडर में इसे लेकर कौन आता है? इसे लेकर आता है रीनल वेन, रीनल आर्टरी, ठीक है, लेकर आता है रीनल वेन, ठीक है, लेके जा रही है रीनल आर्टरी, ठीक है गाइस। अब किडनी के दो पार्ट होते हैं, मेड्यूला, किडनी के दो पार्ट होते हैं, किडनी के मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कॉर्टेक्स, दूसरा पार्ट होता है मेड्यूला, कॉर्टेक्स पार्ट होता है और मेड्यूला पार्ट होता है गाइस, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी होते हैं गाइस, ठीक है, जिसमें मेनली एक्सक्रीशन वर्क करता है। अब कितने एग्जांपल आ सकता है नॉर्मल, कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में? एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं गाइस? तो अपन कह सकते हैं किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग 1 मिलियन, ठीक है गाइस, लगभग 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो गाइस किडनी एक्सपोर्ट क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं यूराइन, किडनी एक्सपोर्ट करती है यूराइन, ठीक है, यूराइन। और एब्जॉर्ब क्या करती है गाइस? किडनी एब्जॉर्ब क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है यूरिक एसिड, यूरिया, इन सबको एब्जॉर्ब करके फाइनली यूराइन को रिलीज करती है, ठीक है गाइस। अब अपन किडनी के बारे में अपन ने स्लाइटली ब्रीफ अपन ने पढ़ा। अब गाइस अपन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे और ओवरऑल एक्सक्रीशन का प्रोसेस देखेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवरऑल एक्सक्रीशन का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ गाइस।
कुछ इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है गाइस। इसे हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल, इसे हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल कैप्सूल इसे हम बोलते हैं पीसीटी, इसे बोलते हैं हेनलेज लूप, हेनलेज लूप गाइस। इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं डीसीटी, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ये सारी गाइस ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स। ए फ्रंट आर्ट्रियोल, फ्रंट आर्ट्रियोल, ई फ्रंट आर्ट्रियोल, ई फ्रंट आर्ट्रियोल। ठीक है गाइस, ये दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, ए फ्रंट आर्ट्रियोल एंड ई फ्रंट आर्ट्रियोल। अब बोमन कैप्सूल एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, बोमन साइंटिस्ट था तो नाम ऐसा है, याद तो करना पड़ेगा। बोमन कैप्सूल पीसीटी, सेकंड पार्ट ये इसका पार्ट। पीसीटी मींस प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये हेनलेज लूप, अगेन साइंटिस्ट का नाम के ऊपर है हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। ये वाला जो पार्ट है ये गाइस होता है डीसीटी, दैट इज डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। और ये पार्ट है जो ओवरऑल कलेक्ट करता है, इसलिए नाम दे दिया कलेक्टिंग डक्ट। अब गाइस ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है गाइस, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब ए फ्रंट आर्ट्रियोल, आर्टरी ब्लड वेसल जो ब्लड को लेकर आती है, ई फ्रंट आर्ट्रियोल लेकर जाती है, ये ब्लड को लेकर आती है, ये ब्लड को लेकर जाती है। तो अब अपन देखेंगे ओवरऑल एक्सक्रीशन का प्रोसेस देखेंगे, एक्सक्रीशन का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। या मेनली ऑफन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं देते कि अगर सिंपल क्वेश्चन दे दिए तो दे सकते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस और इन नेफ्रॉन। तो अपन कर लेंगे, हाँ एक्सक्रीशन का प्रोसेस पता है, पर ऐसे अगर घुमा के दे दे, लेट्स से क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द यूराइन फॉर्मेशन इन ह्यूमन और इन नेफ्रॉन, यूराइन फॉर्मेशन। तो यूराइन फॉर्मेशन को या एक्सक्रीशन प्रोसेस को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ गाइस, यूराइन फॉर्मेशन, यूराइन फॉर्मेशन। मेनली क्वेश्चन यूराइन फॉर्मेशन डाल के देता है कि एक्सप्लेन द यूराइन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन। सबसे पहले ए फ्रंट आर्ट्रियोल लेकर आया ब्लड, ई फ्रंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर गया। अब यहाँ पे बोमन कैप्सूल में जो पहला पार्ट आता है ना, इसके तीन स्टेप्स होते हैं यूराइन फॉर्मेशन के। यूराइन फॉर्मेशन के तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फर्स्ट होता है फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन। सेकंड रीएब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड होता है गाइस ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है गाइस, ये तीन स्टेप्स होते हैं यूराइन फॉर्मेशन में और एक्सक्रीशन में। पहला चलते हैं फिल्ट्रेशन में, ओवरऑल प्रोसेस समझते हैं। जहां से ए फ्रंट आर्टरी ब्लड लेकर आई, ई फ्रंट लेकर चली गई। अब यहाँ पे गाइस, यहाँ पे अब ये जो ब्लड है, ठीक है, इसके अंदर बहुत प्रेशर है, इसके अंदर बहुत सारा प्रेशर, यहाँ पे ब्लड विद ह्यूज प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, वो एक बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। बोमन कैप्सूल से जब ये पीसीटी में ये आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे इतना प्रेशर होगा कि यहाँ से ये जो ब्लड है वो पूरा फिल्ट्रेट होके आएगा, ये, और ये कह सकते हैं जो वेस्ट है ये पूरा फिल्ट्रेट होके आएगा, ठीक है। कभी जब यहाँ से ये देखो, यहाँ से जब ये यहाँ पे आएगा तो इसमें इतना प्रेशर है, यहाँ पे इतना प्रेशर है, यहाँ पे इतना प्रेशर है, जैसे ही यहाँ से यहाँ पे एंटर करेगा। अब किसी भी कोई चीज अपन जितना ज्यादा उस पर प्रेशर लगाते हैं ना, उतना ज्यादा वो स्क्वीज होता जाता है, जैसा जितना स्क्वीज होता जाएगा उतना वो फिल्ट्रेट होता जाएगा। तो यहाँ पे इतने प्रेशर के कारण जो फिल्ट्रेट यहाँ से जो इधर आता है, ठीक है, यहाँ से जो पीसीटी में जब ये ट्रांसफर करता है तो वो जो ट्रांसफर होता है, जो फिल्ट्रेट एकदम फिल्टर होके आया होता है, उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है गाइस। अब इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेनली H2O, आयंस, मिनरल्स, ठीक है गाइस, विटामिन, इन सब का यहाँ पे
फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। फाइनली यहाँ से जो आता है वो एब्जॉर्प्शन आता है। तो इस फिल्ट्रेट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ से जो आता है वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मींस पूरा फिल्टर हो गया है, ठीक है, एकदम वेस्ट आ रहा है। अब ये तो हुआ फिल्ट्रेशन अपना वुमन कैप्सूल में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ से ये आया पीसीटी में, पीसीटी से ये गया हेनलेज लूप में, हेनलेज लूप से ये गया डीसीटी में। अब यहाँ पे क्या होगा, हेनलेज लूप और डीसीटी में क्या होगा, हेनलेज लूप में यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वापस रीएब्जॉर्प्शन होगा, जिसे हम बोलेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसे हम बोलेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मीन मेनली सब्सटेंस तो यहाँ पे वुमन कैप्सूल से एब्जॉर्ब हो गए, लाइक वाटर, मिनरल्स, आयंस, ठीक है, ये मेनली तो एब्जॉर्ब हो गए। पर फिर भी अभी यहाँ से जो वेस्ट जा रहा है उसमें अभी भी कुछ नेसेसरी यूजफुल मटेरियल प्रेजेंट है, उस वेस्ट में अभी भी कुछ नेसेसरी यूजफुल मटेरियल प्रेजेंट है, लाइक हल्का सा लाइक H2O का वाटर का कंटेंट होगा, स्लाइटली वाटर का कंटेंट अभी भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो उस वाटर के कंटेंट को निकालना, क्या पता कुछ आयंस प्रेजेंट हो जाए Na+, K+, ठीक है। इनको वापस हेनलेज लूप और डीसीटी में क्या होगा, इनका वापस से रीएब्जॉर्प्शन होगा, जिसे हम बोलेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों बोला, कि ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ट्रेट तो हो चुका था, एब्जॉर्ब तो हो चुका था, तो यहाँ पे वापस रीएब्जॉर्ब हुआ है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। फाइनली पीसीटी से हेनलेज लूप से डीसीटी, और फाइनली ये अब यहाँ से सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब अब तो ये पूरा ही वेस्ट है। फाइनली ये पूरा वेस्ट चला जाएगा इस ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग जग, मतलब सीक्रेट हो जाएगा, ट्यूब में चला जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो गाइस ये ऑल ओवर प्रोसेस, पूरी प्रोसेस देखिए ह्यूमन में, एक्सक्रीटरी सिस्टम की नेफ्रॉन में, ठीक है गाइस। ये अपन बोल दो यूराइन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये 3 स्टेप्स होते हैं, फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन गाइस, ठीक है। ये अपन ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, गाइस, ठीक है, अपन ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स देखा। अब ह्यूमन किडनी के जरिए ना एक्सक्रीशन अपन ने देख लिया, समझ में लिया। तो किडनी के अलावा अपने ऑल ओवर बॉडी में कहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, ठीक है। पहला आता है स्किन के जरिए, किडनी के अलावा, ठीक है। पहला स्किन में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होता है स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब स्वेट ग्लैंड्स, जिससे ये अपना पसीना आता है ना गर्मी में, ये क्या एक तरह का वेस्ट मटेरियल है जो ऑल ओवर अपनी बॉडी से बाहर जा रहा है, ठीक है, जो स्वेट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, स्वेट मतलब पसीना। दूसरा लीवर भी एक है ना, CO2 को अपनी बॉडी से बाहर भेजने का काम करता है, ठीक है। तो लीवर भी अपनी बॉडी से CO2 को बाहर भेजने का काम करता है, तो किडनी के अलावा ये अपनी बॉडी में ये 2 से और वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर जाता है, ठीक है। ये अपन ने ह्यूमन के बारे में देखा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अपन एक प्लांट्स का भी देख लेते हैं, प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला लेटेक्स, ठीक है। पॉपी प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, एग्जांपल है पॉपी प्लांट। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। उन प्लांट्स को आप जैसे ही तोड़ते हो या ऐसे भी देखा होगा, उनमें से एक वाइट फ्लूइड बाहर आता है, ठीक है, वो होता है, उसे हम लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। वो एक तरह का वेस्ट मटेरियल है प्लांट में, जो उनकी बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। दूसरा वेस्ट मटेरियल है एल्केलॉइड्स भी मेजर फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल है, जो प्लांट्स अपनी वेस्ट मटेरियल सीक्रेट करता है इन फॉर्म ऑफ एल्केलॉइड, एक टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल है, प्लांट से सीक्रेट करता है, ठीक है। अब गाइस ये तो प्लांट्स की बात हुई, ह्यूमंस के अपन ने किडनी, स्किन, लिवर देखा। अब आता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, अपन को केवल हीमोडायलिसिस क्या होता है, इसके बाद अपना चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे गाइस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, कभी क्या होता है, अगर अपनी बॉडी में किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती, अपनी whenever in our body when kidney doesn't work properly or doesn't function properly, like purification of blood,
because kidney का main function क्या है? Purification of blood. Purification of blood is the main function of kidney. So in any individual, when kidney doesn't work functionally or kidneys work malfunctionally, then a process is known as hemodialysis must be done on a person. Process known as hemodialysis. अब हीमोडायलिसिस किन पर्सन पे काम कराना पड़ता है? जिनकी या फिर तो किडनीज खराब हो चुकी होती है, उन लोगों की जिनकी किडनीज खराब हो चुकी होती है, ठीक है, या फिर जिन्होंने अपनी एक किडनी डोनेट कर दी होती है, जिनके पास कभी केवल एक ही किडनी बची हुई होती है, तो इन केसेस में आप लोगों को हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है गाइस। इन केसेस में हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो हीमोडायलिसिस क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड आर्टिफिशियली, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड आर्टिफिशियली गाइस, ठीक है। हीमोडायलिसिस किसके जरिए होगा? एक मशीन आती है डायलिसर, मशीन आती है गाइस डायलिसर, डायलिसर एक मशीन आती है गाइस, जिसके जरिए क्या होता है, एक स्ट्रिप्स अपनी यहाँ पे लगी होती है, दूसरी स्ट्रिप्स यहाँ पे लगी होती है, यहाँ से इस स्ट्रिप से अपना ब्लड बाहर जाता है, ऑल ओवर मशीन होती है, उस मशीन से अपना ब्लड प्योरीफाई होता है, मीन जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं अपने ब्लड में वो बाहर निकल जाते हैं और ब्लड प्योरीफाई होके दूसरी स्ट्रिप से वापस अपने वेन के जरिए ऑल ओवर बॉडी में चला जाता है। डायलिसिस मशीन होती है। हीमोडायलिसिस क्या होता है? हीमोडायलिसिस होता है गाइस प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। हाँ, डायलिसिस को अपन आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं, डायलिसिस को अपन आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं। तो गाइस here with one shot we have completed our life process chapter, that is digestion, respiration, transportation and excretion in one short video, the best one. So guys, here we completed our life process, a very big good news for the class 10 students. So guys, again I repeated as same in all videos that for any query, any doubt, we are here, work hard only for you. So for any query, any doubt, write freely in the chat box, and I assure you all that we surely reply. So guys, here let's meet in next video. Till bye, enjoy.